विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा अभिवादन। पिछली कक्षा में हम सदिशों के योग के बहुभुज नियम को समझ चुके थे। आज उस पर आधारित कुछ सरल से प्रश्न कर लेते हैं। तो आइए सदिशों के योग के बहुभुज नियम का उपयोग करते हुए कुछ प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न, जिसको आप बहुभुज नियम के अलावा और दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं। आप जिस तरीके से करना चाहें करें, पर इस प्रश्न का हल मुझे अवश्य बताएं। कल्पना करो, 3 सदिश राशियां एक ही तल में, 3 सदिश राशियां एक ही तल में, तीनों सदिशों का परिमाण जो है वो बिल्कुल समान है और तीनों सदिश राशियां एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बना रही हैं। तीनों सदिश राशियों का परिमाण बिल्कुल एक बराबर है। ए, बी एवं सी तीनों सदिशों का परिमाण मान लीजिए 10 है। हमें इन तीनों सदिशों का योग प्राप्त करना है, अर्थात ए धन बी धन सी ज्ञात करना है। सभी विद्यार्थीगण वीडियो को पॉज करेंगे और प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस प्रश्न को निश्चित रूप से हम 2 भिन्न भिन्न तरीकों से सोच सकते हैं। सबसे पहले एकदम सामान्य से तरीके से सोचते हैं। ए, बी और सी 3 सदिशों को जोड़ना है। इनमें से किन्हीं भी 2 सदिशों को पहले जोड़ा जा सकता है। फर्ज करो हमने तय किया कि हम बी और सी, सदिश बी और सी को पहले जोड़ेंगे और इनका परिणामी ज्ञात करेंगे। मान लो बी जोड़ सी के योग को हम R1 लिखेंगे। मान लो सदिश बी जोड़ सदिश सी, इस योग को हम सदिश R1 लिखेंगे। तो पहले बी धन सी प्राप्त करेंगे, अर्थात R1 प्राप्त करेंगे, और फिर इस R1 सदिश को सदिश ए के साथ जोड़ देंगे तो हमें हमारा परिणामी R प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, बी और सी 2 ऐसे सदिश हैं जिनके बीच का कोण 120 डिग्री है तथा इन दोनों के परिमाण भी बराबर है। तो पिछली कक्षाओं में ऐसे प्रश्न हम कई बार कर चुके और अब हम सभी को निश्चित तौर पे ये याद है कि ऐसी परिस्थिति में जो इन दोनों का परिणामी होगा उसका परिमाण भी 10 ही होगा और वह परिणामी इन दोनों के बीच के कोण को बिल्कुल समद्विभाजित कर रहा होगा। तो अब समानांतर चतुर्भुज नहीं बना रहा हूं, अब हमें याद हो चुका है, सीधा परिणामी को दिखा रहा हूं। इन दोनों का परिणामी सदिश R1 ऐसा है, इसका परिमाण भी 10 है एवं यह दोनों दिए हुए सदिशों के साथ 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। 2 सदिश बराबर परिमाण के हैं और उनके मध्य कोण 120 डिग्री है, तो उन दोनों सदिशों का योग उन दोनों ही सदिशों के परिमाण के बराबर परिमाण वाला होता है। तो ये बी और सी का योग है और यह सदिश, इसका परिमाण इन दोनों के परिमाण के योग के बराबर है, अर्थात परिणामी सदिश का परिमाण 10 है और यह सदिश बी और सी के बिल्कुल बीचों बीच ऐसी दिशा में। अब हम इस R1 के साथ A को जोड़ेंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक चित्र को देखेंगे
तो आपको दिखेगा कि सदिश ए जो है वो बिल्कुल R1 के विपरीत दिशा में। ए और R1 दो विपरीत सदिश हैं और इनके बीच इन दोनों के परिमाण भी समान है। देखिए ए की दिशा ये है और R1 जो आपने प्राप्त की उसकी दिशा क्या है, इन दोनों के बीचों बीच यह R1 सदिश की दिशा है 60 डिग्री के कोण पे। तो ये 60 और 120 180, अर्थात B और C को जोड़ के हमने ये R1 प्राप्त किया। अब R1 को A में जोड़ने चले तो उत्तर बड़ा सरल सा है, 10 परिमाण का सदिश इधर और 10 परिमाण का सदिश इधर, दोनों मिलकर के 0 परिमाण का सदिश बनाएंगे। होगा कि नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि दो सदिश प्रति समानांतर हो, विपरीत दिशाओं में हो, यदि दो सदिश विपरीत दिशाओं में हो, यदि दो सदिश विपरीत दिशाओं में हो तो इनके परिणामी का योग क्या होता है, इनके परिणामी का परिमाण क्या होता है, इन दोनों सदिशों के परिमाण के अंतर के बराबर। तो 10 में 10 कम अर्थात 0। तो ये दोनों सदिश एक दूसरे को एक तरह से निरस्त कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो परिणामी होगा वो निश्चित रूप से 0 होगा। तो इन तीनों सदिशों का योग परिणामी 0 है। ये याद भी रखेंगे, 3 सदिश बराबर परिमाण के एक ही तल में 120 120 120 के कोण पे, इनका परिणामी 0 होता है। इसी प्रश्न को यदि हम सदिशों के योग के बहुभुज नियम से करने का प्रयास करें तो क्या करना होगा हमें? देखिए सदिशों के योग का बहुभुज नियम क्या कहता है, इन तीनों सदिशों को एक के बाद एक बनाते चले जाइए। हर अगले सदिश की पूंछ को पहले वाले सदिश के सिर के ऊपर रखते हुए मैं उदाहरण के लिए सबसे पहले सदिश ए को चुनता हूं। सदिश ए, ध्यान देंगे, सदिश ए एक ऐसा सदिश है अब ए के सिर पर बी की पूंछ रख के ड्रॉ करनी है। जो सदिशों के योग का बहुभुज नियम है, पिछली कक्षा में जाके आप वापस देखिए अगर भूल गए हैं। सदिशों के योग का जो बहुभुज नियम वो कहता है कि एक सदिश बनाइए, अब अगले सदिश की पूंछ को इसके सिर पर रख के बनाइए। हमारे चित्र में सभी सदिशों की पूंछ एक साथ रखी गई है। हमें चित्र ऐसा नहीं बनाना है, हमें चित्र बनाना है जिसमें सदिश ए के सिर पर बी की पूंछ रखी गई है। तो इतनी ही बड़ी रेखा इसी के समानांतर हमें यहां से ऐसे ड्रॉ करनी चाहिए, ऐसे। यह सदिश भी बी होगा क्योंकि ये इस रेखा के समानांतर है और इस नए रेखा की लंबाई इसके बराबर है। तो ये मैं अलग से चित्र बना रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं। ए के सिर पर बी की पूंछ रखकर बी को बनाया, बी की रचना की। कॉमन सेंस या साधारण ऑब्जर्वेशन से, गौर से देखकर हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि यह कोण 60 डिग्री का कोण है। ठीक है? या आप सभी समझदार हैं, जब एक सदिश के सिर पे दूसरे की पूंछ रखी हो तो सभी जानते हैं कि यह कोण दोनों सदिशों के बीच का कोण होता है। तो यह कोण हकीकत में 120 डिग्री है क्योंकि ए और बी के बीच का कोण प्रश्न में 120 डिग्री बताया गया है। ए और बी के बीच का कोण प्रश्न में 120 डिग्री बताया गया है, तो यह 120 डिग्री है, निश्चित रूप से यह 60 डिग्री है। यह 60 डिग्री ए और बी के बीच का कोण नहीं है, पर इस चित्र में इस कोण का मान 60 डिग्री है। ए और बी के बीच का कोण तो 120 डिग्री है। तो सदिश ए को बनाया, ए के सिर पर बी की पूंछ रख के बी को बनाई। अब इसी प्रकार तीसरे सदिश सी को बनाना है, सी की पूंछ को बी के सिर पर रखना है। पुनः सी और बी के बीच का कोण 120 डिग्री है, सी और बी के बीच का कोण 120 डिग्री है, तो सदिश बी की दिशा से 120 डिग्री के कोण पे हमने सदिश सी का निर्माण किया। यहां ध्यान देना है बच्चों, पुनः यह बी की दिशा है, बी और सी के बीच का सही कोण यह है, ये 120 डिग्री है। तो ऑफ कोर्स इस चित्र में
यह कोण 60 डिग्री है। अब फिर पुनः साधारण बुद्धि से सोचें तो ये कोण सब 60 डिग्री हैं और इन भुजाओं की लंबाई सबकी बराबर है, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि तीनों सदिश बराबर परिमाण के। तो अगर हमने बहुत अच्छे से रचना न भी की हो तो भी समझा जा सकता है कि यह एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इस चित्र में हम एक सम त्रिबाहु त्रिभुज को ही पाएंगे। पहले ये सदिश बनाई, मान लो 10 सेंटीमीटर लंबी, फिर ये 60 डिग्री के कोण पे 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा बनाई, फिर 60 डिग्री के कोण पे 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा बनाई, तो निश्चित रूप से हम यहीं पहुंच जाएंगे। यह एक सम त्रिबाहु त्रिभुज बनना ही पड़ेगा। ये कोण 60-60 के हैं, ये तीनों भुजा की लंबाई बराबर है, तो निश्चित रूप से ये एक त्रिभुज बन जाएगा, सम त्रिबाहु त्रिभुज बन जाएगा, अर्थात एक बंद बहुभुज बन जाएगा। अब पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार रिकॉल कीजिए, एक बार याद कीजिए। हमने कहा था कि कई सदिश हमें दिए गए हैं, एक के बाद एक क्रमवार रूप से इन सदिशों को बनाते चले जाइए। ऐसा एक चित्र प्राप्त हो गया आपको। अब जहां से चलना प्रारंभ किया था और जहां अंत में है, इसको जोड़ दीजिए, यही इन सभी सदिशों का परिणामी है। परंतु हमारे सामने परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि जब हमने सदिशों को क्रमवार रूप से जमाया, एक के बाद एक बनाया, तो हम जहां से चले थे वहां खुद ही पहुंच गए। हम यहां से चलना शुरू किए थे, ए को बनाया, बी को बनाया, सी को बनाया, तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। अर्थात इस आखिरी भुजा को बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस आखिरी भुजा की लंबाई क्या है? उत्तर है 0। जहां से चले थे और जहां पहुंचे उसके बीच में जो सदिश है वही परिणामी सदिश है। तो इस परिस्थिति में तो परिणामी सदिश 0 हुआ, उसका कोई परिमाण ही नहीं है। तो आप याद भी रख सकते हैं कि जब दिए गए सदिशों को हम क्रमवार रूप से बनाएं और एक बंद बहुभुज प्राप्त हो तो इन सदिशों का परिणामी 0 होता है। ऐसा चित्र मिलने से, एक बंद क्लोज पॉलीगॉन मिलने से, बंद बहुभुज मिलने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परिणामी 0 है। इसको लिख लेते हैं नोट के रूप में। दिए गए सदिशों को क्रमवार एक के बाद एक ड्रॉ करने पर, बनाने पर, यदि हमें एक बंद बहुभुज प्राप्त हो, तो सदिशों का परिणामी 0 होता है। ठीक है, दिए गए सदिशों को क्रमवार एक के बाद एक बनाने पर यदि हमें एक बंद बहुभुज प्राप्त हो तो दिए गए सदिशों का परिणामी 0 होता है। जैसा पिछले उदाहरण में हमने देखा कि 3 सदिशों को एक के बाद एक बनाने पे हम एक बंद त्रिभुज प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों सदिशों का योग 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट यह चीज 3, 4, 5, 8, 10 कितने भी सदिशों के लिए मान्य है। अब मैं चित्र बनाकर या किसी अन्य विधि से इसको प्रमाणित करके नहीं दिखा रहा हूं, पर आप याद कीजिएगा, ये बात जो मैं कह रहा हूं इसको याद रखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि 4 सदिश हो एक ही तल में, एक ही तल में 4 सदिश हैं, ये सभी सदिश इस सफेद बोर्ड की तल में हैं और इन सदिशों के परिमाण आपस में बराबर हैं। सभी के परिमाण मान लो 10 हैं
और सभी माने दो आसन्न सदिशों के बीच का जो कोण है वो 90 अंशों का है। दो आसन्न सदिशों के बीच का कोण 90 अंशों का है, अर्थात 360 डिग्री के पूरे कोण को 4 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए, दो आस पड़ोस के सदिशों के बीच का कोण 90 अंशों का है। अब यदि आप इन 4 सदिशों का परिणामी ज्ञात करें तो यह भी शून्य होगा। यह तो बड़ा ही कॉमन सेंस की चीज है। ए सी को निरस्त कर देगा, इन दोनों का योग शून्य, बी डी को निरस्त कर देगा, बी और डी का योग शून्य, तो शून्य होगा ही। परंतु मैं यहां जो बताना चाहता हूं आपको कि यदि हम इन सदिशों को क्रमवार रूप से एक के बाद एक ऐसा बनाएं, ए के सिर पे बी की पूंछ रखकर बी के सिर पर सी की पूंछ रखकर सी और सी के सिर पर डी की पूंछ रखकर डी अगर हम बनाएं तो ये साधारण बुद्धि से समझा जा सकता है कि हमें एक वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात एक बंद बहुभुज प्राप्त होगा। तो जब भी बंद बहुभुज मिलेगा तो निश्चित रूप से परिणामी शून्य ही होगा, आर का मान शून्य होगा। बच्चों, यह बात इन जनरल ट्रू है। अभी आपने देखा कि 3 सदिश एक ही तल में 120 120 120 के कोण पे हों तो उनका परिणामी शून्य होता है। 4 सदिश एक ही तल में 90 90 90 के कोण पे हों, बराबर परिमाण के सदिश, उनका परिणामी शून्य होता है। ठीक इसी प्रकार यदि 5 सदिशों एक ही तल में और दो आसन्न सदिशों के बीच का कोण 360/5 अर्थात 72 डिग्री का हो, पुनः परिणामी शून्य होता है। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूं, एक सदिश 72 डिग्री के कोण पे ये दूसरा सदिश, इसके साथ 72 डिग्री के कोण पे यह तीसरा सदिश, इसके साथ 72 डिग्री के कोण पे ये चौथा सदिश और ये 72 डिग्री के कोण पे पांचवा सदिश। यहां पे 5 सदिश हैं, ए बी सी डी ई, सभी के परिमाण बराबर हैं, सभी रेखाओं की लंबाई बराबर है। हालांकि मैं बहुत बढ़िया चित्र नहीं बना पाया, पर सभी रेखाओं की लंबाई बराबर है और ये कोण दो आसन्न सदिशों के बीच के कोण, ये सब के सब 72 डिग्री, सभी 72 डिग्री, 72 गुना 5 360। अगर इन सदिशों को हम एक के बाद एक इस तरह क्रमवार सजाएं तो एक बंद पंचभुज प्राप्त होता है, पंचभुज प्राप्त होता है जो जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान है। तो निश्चित रूप से यदि एक बंद बहुभुज प्राप्त होता है तो सदिशों का योग शून्य माना जाता है। इसको भी अगर मैं प्रॉपर तरीके से ऐसे एक के बाद एक बनाऊं तो इन 5 सदिशों को इस तरह ड्रॉ करने पर, इस तरह इनकी रचना करने पर हमें एक पंचभुज प्राप्त होता है, एक बंद बहुभुज प्राप्त होता है, अर्थात इन 5 सदिशों का योग शून्य ही होगा। ठीक इसी प्रकार अगर 6 बराबर परिमाण के सदिश एक ही तल में 60 60 60 60 के कोण पे हो, उनका परिणामी भी शून्य होगा। 20 सदिश हैं बराबर परिमाण के, 20 बराबर परिमाण के एक ही तल में, और दो आसन्न सदिशों के बीच का कोण 18 डिग्री है, 18 18 18 18 18 20 बार 360 डिग्री, उनका भी परिणामी शून्य होगा। तो आप, मुझे लगता है, निश्चित रूप से मेरी बात को समझ गए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। विद्यार्थियों, एक प्रश्न में ऐसा बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक पंचभुज है जिसकी पांचों भुजाओं की लंबाई बिल्कुल समान है। ठीक, पांचों भुजाओं की लंबाई समान है। अब इस पंचभुज के पांचों शीर्षों के ऊपर, इन शीर्ष बिंदुओं पे
5 एक जैसे ऋण आवेश रखे गए, एक समान ऋण आवेश रखे गए। इस पंचभुज के केंद्र पर, इस पंचभुज के केंद्र पर एक धनात्मक आवेश रखा गया है। ठीक, बताइए इस धनात्मक आवेश पर कुल बल क्या है? धनात्मक आवेश, केंद्र पर रखे धनात्मक आवेश पर कुल बल ज्ञात करें। केंद्र पर स्थित रखे गए, केंद्र पर रखे गए धनात्मक आवेश पर लगने वाले कुल बल की गणना करें। सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, वीडियो पॉज करें, इस प्रश्न का समाधान अवश्य रूप से ढूंढें। यहां यह आशा की जा सकती है कि सभी लोगों को यह ज्ञात है कि एक ऋण आवेश किसी दूसरे धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह ऋण आवेश इस धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, बल लगाता है F। ठीक उसी प्रकार यह ऋण आवेश भी इस धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है और समान बल लगाता है, क्योंकि आवेश समान है और ये दूरियां समान है, ये केंद्र है। तो सभी ऋण आवेश इस धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं समान बल से। हमें कुल मिलाकर इन पांचों बलों का योग निकालना है। इस आवेश पर कुल बल इन पांचों बलों का योग है। और ये पांचों बल कैसे हैं भला? बराबर परिमाण के, और दो आसन्न बलों के बीच का कोण कितना है? 72 डिग्री। यह एक समपंचभुज है, तो 360 डिग्री के कोण को 5 बराबर हिस्सों में बांट दीजिए। ये सभी कोण 72, 72, 72 के ही हुए। अर्थात इस आवेश पर 5 बल हैं और पांचों बल बराबर परिमाण के 72, 72, 72 डिग्री के कोण पे, तो इनका परिणामी क्या होगा? अभी अभी हमने जाना कि 0 होगा। ये 5 सदिश हैं बराबर परिमाण के एक ही तल में, और दो आसन्न सदिशों के बीच का कोण 72 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में इन सदिशों का योग 0 होता है। ये हमने समझ लिया। अब फर्ज करो इसी प्रश्न में मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूं। अब प्रश्न यह है, यदि बिंदु A पर रखे आवेश -q को हटा दिया जाए, तो +q आवेश पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा क्या होगी? बताइए। यदि इसी प्रश्न में यदि बिंदु A पर स्थित इस आवेश को हटा दूं, बाकी सब अपनी जगह यथावत रहेंगे, सिर्फ इस आवेश को यहां से हटा दिया गया। यदि आपने ऐसा किया तो अब केंद्र पे रखे हुए आवेश पर जो बल लग रहा है, कुल बल, उसकी दिशा क्या होगी? सिर्फ दिशा मात्र मुझे बता दीजिए। सभी लोग वीडियो पॉज करके इस पर गौर फरमाएं, 2 मिनट सोचें, तभी आगे बढ़ें। ऐसा प्रश्न नीट की परीक्षा में या किसी जेईई की परीक्षा में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र में यदि आपको दिख जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। जब ऐसा प्रश्न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आता है तो
एक्सपर्ट्स उसकी गिनती करते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी का प्रश्न है, परंतु हकीकत में तो ये सदिशों के योग के ऊपर आधारित प्रश्न है। यह ज्ञान तो बचपन से आपको है, काफ़ी 4-5 सालों से ये ज्ञान आपको है कि एक धन आवेश एक ऋण आवेश को आकर्षित करता है। तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ज्ञान तो इसमें ज़रूरी नहीं है। जो चाहिए वो है सदिशों के योग का ज्ञान। जी, तो विद्यार्थियों, यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो 5 बलों का योग 0 है। 5 बलों का योग 0 है। एक बल को हटा दिया गया। एक बार पुनः मैं सिर्फ इन बलों को बना दे रहा हूं, ठीक है। ये पंचभुज को नहीं बना रहा हूं, इन बलों का चित्र बना रहा हूं, बलों को दिखाता हुआ एक चित्र बना रहा हूं। ये भुजा ए की तरफ लगने वाला, शीर्ष ए की तरफ लगने वाला बल है। ये शीर्ष बी की तरफ लगने वाला बल है। इसको सदिश बी ही बोल देता हूं। यह सदिश सी की तरफ लगने वाला बल है और यह सदिश शीर्ष बिंदु डी की तरफ लगने वाला बल है। और ठीक इसी प्रकार से ये शीर्ष बिंदु ई की तरफ लगने वाला बल है। ये सभी बल परिमाण में बराबर है। ये जो केंद्र पर आवेश है, इस बिंदु केंद्र बिंदु का नाम ओ रख लेते हैं। तो इन 5 बलों का योग 0 है। इन बलों को ए बी सी डी ही पुकार लेते हैं, या आप F1 F2 F3 F4 F5 नाम रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इन 5 सदिशों का योग शून्य है। यह हमें कैसे पता है? बहुभुज नियम से हमने याद कर लिया है, 0 है। अब प्रश्न में कहा गया कि इस सदिश को हटा दो। बिंदु ए पर रखे हुए इस आवेश को यदि हम हटा देते हैं तो यह आवेश इस पर जो बल आरोपित कर रहा था, यह बल खत्म हो जाएगा, बाकी के 4 बल यथावत रहेंगे। तो प्रश्न में यह कहा गया कि इन 5 बलों का योग 0 है, यह हम जानते हैं। लेकिन यदि हम इस बल को हटा दें यहां से, ये नहीं है ऐसा सोचें, तो शेष 4 बलों का योग क्या होगा? शेष 4 बलों का योग क्या होगा? तो ऐसे कॉमन सेंस कहता है कि शेष 4 बलों का योग ए के बराबर और विपरीत होना चाहिए। अगर आप गणित की भाषा ज्यादा समझते हैं तो हमसे कहा गया है कि बी धन सी धन डी धन ई की गणना करो। ए नहीं है, बी सी डी ई को जोड़कर उसका परिमाण निकालो, तो निश्चित रूप से यह परिमाण माइनस है। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, यह परिमाण -a के बराबर है। -a का अर्थ हुआ एक सदिश जो a के बराबर है परंतु जिसकी दिशा a के विपरीत है। तो ये 5वां बल यदि नहीं है तो इन 4 बलों का योग क्या होगा? आंसर है -a के बराबर होगा। अर्थात a अगर 10 परिमाण का सदिश है तो इतना ही बड़ा सदिश विपरीत दिशा में, इसी को हम -a सदिश बोलेंगे। यदि सदिश a को हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो शेष 4 सदिशों का योग ये है। ये कॉमन सेंस है, सोच के देखिए, परेशान मत होइए। इन 4 बलों का योग अगर ये है और अगर 5वां बल हम वापस ले आए a, तो इन दोनों का योग 0 हो जाएगा। तो 5 का योग मिलकर 0 है। अगर इन 4 का योग किसी ऐसी दिशा में होता इन 4 का योग, तो ये 5वां बल वापस लाने से भी योग 0 नहीं हो पाता। इस प्रकार के 2 सदिशों का योग कभी भी 0 नहीं हो सकता। 2 सदिशों का योग सिर्फ एक ही परिस्थिति में 0 हो सकता है, उनकी दिशाएं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में 2 सदिशों का योग 0 नहीं हो सकता। तो बड़ी साधारण सी बात कह रहा हूं कि इन 4 सदिशों का योग -a के बराबर है। जितना a है उसी के परिमाण के बराबर विपरीत दिशा में। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को अवश्य रूप से याद रखिएगा। आइए
विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और यूनिट वेक्टर इकाई सदिश के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भौतिकी में एक्स वाई जेड निर्देश तंत्र का, कार्तीय निर्देश तंत्र का बहुत अहम योगदान है। किसी भी कण की गति का अध्ययन करते समय उसकी स्थिति को व्यक्त करने के लिए हम उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, उसके एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। जैसे फर्ज करो एक चींटी है जो इस सरल रेखा पर चल रही है, ये दिया हुआ है कि ये चींटी इसी सरल रेखा पर चल रही है। आप पूछोगे 12 बजे चींटी कहाँ है, तो एक साधारण व्यक्ति जिसे भौतिकी नहीं आती वो कहेगा देखो देखो चींटी यहां है। एक भौतिक वेता, एक फिजिसिस्ट हमेशा अंकों में और व्यंजकों में बात करता है। वो बड़ा अटपटा सा उत्तर देने जा रहा है। वो कहेगा अच्छा चींटी सरल रेखा पे चल रही है, चलो इस सरल रेखा का नाम एक्स अक्ष रख लेते हैं। इस सरल रेखा का नाम रख लेते हैं एक्स अक्ष। इस अक्ष पर एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं, इसको मूल बिंदु कहेंगे। मूल बिंदु वह बिंदु है जहां से सारी दूरियां मापी जाएंगी। मूल बिंदु वह बिंदु है जहां से सारी दूरियां मापी जाएंगी। अब अगर चींटी 12 बजे यहां मिली, मान लो यहां से 2 मीटर दूर, मान लो 2 मीटर दूर, तो एक भौतिक वेता, एक फिजिसिस्ट कहता है कि 12 बजे चींटी का एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स निर्देशांक 2 मीटर है। तो एक फिजिसिस्ट किसी कण की स्थिति को कैसे व्यक्त करता है? वह कहता है मान लो यह मूल बिंदु है या एक्स अक्ष है, कण यहां है तो उसका एक्स निर्देशांक 2 है, कण यहां पहुंच गया तो उसका एक्स निर्देशांक 4 हो गया। तो हम संख्या x बराबर 2, x बराबर 4 यह बोलकर कण की स्थिति को बता पाते हैं। अब कल्पना करो कि ये जो चींटी है वो सीधी रेखा पर न चलकर ऐसे किसी पथ पर गतिशील है। अब उसकी स्थिति को कैसे व्यक्त करें? इसके लिए फिजिसिस्ट 2 लंबवत दिशाओं को चुनते हैं, एक को एक्स अक्ष, एक को वाई अक्ष कह सकते हैं। एक को एक्स अक्ष, एक को वाई अक्ष कह सकते हैं। अब अगर चींटी यहां पर है, इसकी स्थिति को मुझे बताना है, तो मैं ऐसी भाषा का प्रयोग करता हूं। मैं कहता हूं कि इस वक्त चींटी का एक्स निर्देशांक 3 है, वाई निर्देशांक 4 है। अर्थात जब मैं मूल बिंदु से 3 मीटर एक्स अक्ष की दिशा में चलता हूं और फिर 4 मीटर वाई अक्ष की दिशा में चलता हूं तो चींटी तक पहुंच पाता हूं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स का मान 3, वाई कोऑर्डिनेट का मान 4 है। शॉर्ट में हम लिखते हैं 3,4। तो ये जो 2 संख्याएं हैं ये निर्देशांक कहलाती हैं। ये किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए बड़ी अहम है। अब मान लो इसी चींटी के पंख निकल आए, ये उड़ने लगी इस कमरे में। ये कमरे में चींटी उड़ रही है। अब उसकी स्थिति को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए हमें 3 अंकों की आवश्यकता पड़ती है। अब एक भौतिक वेता ये कहता है कि मान लो यह एक्स अक्ष है, मान लो यह वाई अक्ष है और यह जेड अक्ष, यह इस तल के लंबवत, एक्स वाई तल के लंबवत यह जेड अक्ष है। अब अगर चींटी यहां पर कहीं है तो वह ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है कि चींटी के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्रमशः 3, 4 और 6 हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक्स अक्ष की दिशा में मूल बिंदु से प्रारंभ करो, एक्स अक्ष की दिशा में 3 मीटर चलो, वाई अक्ष की दिशा में 4 मीटर चलो, अब जेड अक्ष की दिशा में 6 मीटर चलो, यहाँ पर चींटी है। तो हम कहते हैं चींटी के कोऑर्डिनेट 3, 4, 6। इस प्रकार हम किसी भी कण की स्थिति को बताते हैं, व्यक्त करते हैं।
पूरे भौतिकी की पढ़ाई में ये एक्स वाई जेड वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनकी इस अहमियत को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक्स वाई और जेड अक्ष की दिशा में पहले तो एक्स वाई और जेड ये नाम ही विशिष्ट हैं, हम इसको ए बी सी सामान्यतः नहीं कह सकते थे, हम इसको एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी कह सकते हैं, पर पूरी दुनिया एक्स वाई जेड कहती है। तो ये जो एक्स वाई जेड 3 लंबवत दिशाओं का निकाय है, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है भौतिकी की पढ़ाई में, और इन दिशाओं में इकाई सदिशों को भी एक विशेष नाम दिया गया है। आइए समझते हैं इकाई सदिश क्या है और इन 3 दिशाओं में इकाई सदिश के कौन कौन से विशिष्ट नाम हैं। इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर किसी भी ऐसे सदिश को कहते हैं जिसका परिमाण 1 है। यूनिट वेक्टर वह सदिश है जिसका परिमाण 1 है। इकाई परिमाण, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। सामान्यतः सदिशों को हम इस संकेत से व्यक्त करते हैं, पर यूनिट वेक्टर्स इकाई सदिशों को एक खास प्रकार का संकेत उपयोग करके व्यक्त करते हैं। इसको ए कैप माने टोपी या ए हैट माने भी टोपी, तो कैप या हैट पुकारते हैं नॉर्मली बातचीत में, पर इसको सही तरीके से पढ़ें तो पढ़ना चाहिए इकाई सदिश ए। ये किसका संकेत है? इकाई सदिश ए। ऐसा कोई भी अक्षर हम प्रयोग में ला सकते हैं, ये सभी इकाई सदिशों को निरूपित कर रहे हैं। इकाई सदिश एन, इन सभी सदिशों की खासियत क्या है? उत्तर है इन सभी सदिशों का परिमाण 1 है। बस ऐसे सभी सदिश जिनके परिमाण 1 हैं उन्हें हम इकाई सदिश कहते हैं। उनको इस प्रकार के विशिष्ट संकेतों से निरूपित करते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि भौतिकी की पढ़ाई में एक्स वाई जेड दिशाओं का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, तो वैज्ञानिकों ने इन 3 लंबवत दिशाओं में इकाई सदिशों के नाम तय कर दिए हैं। यहां से लेकर अमेरिका तक सभी देशों में इन 3 दिशाओं में इकाई सदिशों के नाम पूर्व निर्धारित है। अब ये जो 3 लंबवत दिशाएं हैं इनको हम इसी प्रकार दिखाएंगे और कोई तरीका तो है नहीं। ये बोर्ड जो है मेरा, ये तो एक तल है, इसमें एक्स और वाई बन सकता है, जेड तो ऐसे बाहर ही आएगा। तो इसकी चित्रात्मक अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार की जा सकती है। तो एक्स वाई जेड 3 लंबवत दिशाएं हैं, तीनों लंबवत दिशाएं हैं, और एक्स दिशा में एक परिमाण इकाई परिमाण के किसी सदिश का विशिष्ट नाम है आई कैप। अगर आप आई कैप लिखोगे तो पूरी दुनिया समझती है कि एक्स अक्ष की दिशा में इकाई परिमाण वाले सदिश की बात हो रही है। ठीक इसी प्रकार वाई अक्ष की दिशा में एक परिमाण के सदिश को हम जे कैप नाम देते हैं। जे कैप का अर्थ हुआ वाई अक्ष की दिशा में एक परिमाण का एक सदिश, इकाई परिमाण का सदिश। ठीक इसी प्रकार जेड अक्ष की दिशा में एक परिमाण के इकाई परिमाण के सदिश को हम के कैप नाम देते हैं। ये नाम कुछ और भी हो सकते थे, बी सी हो सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, पर यही प्रचलन है। सामान्यतः हम आई, जे और के इन 3 संकेतों का प्रयोग करते हैं एक्स, वाई और जेड दिशा में इकाई परिमाण के सदिश को व्यक्त करने के लिए।
आप किसी और संकेत का भी उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे दुनिया नहीं बदलेगी, फिजिक्स नहीं बदलेगी, पर यही परिपाटी है, इसी का पालन करें तो अच्छी बात है। अब इन इकाई सदिशों का हम करने वाले क्या है? इन इकाई सदिशों का कोई विशेष फायदा है क्या? समझते हैं अगले टॉपिक में, यहां समझेंगे हम। एक सदिश को एक संख्या से या एक अदिश राशि से गुना करना। ध्यान दीजिए, बड़ा फेमस इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। ये भौतिकी का ही समीकरण है। यहां हम एक सदिश राशि, एक वेक्टर a को एक अदिश राशि द्रव्यमान से गुणा कर रहे हैं। तो हम यहां यही चर्चा करना चाहते हैं कि किसी सदिश को किसी अदिश राशि या किसी संख्या से गुणा करने का अर्थ क्या होता है। किसी भी सदिश को एक संख्या, एक नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का अर्थ क्या है, यह समझने का प्रयास हम यहाँ करने वाले हैं। बहुत सारे शब्द नहीं लिखूंगा, कुछ चित्र बनाऊंगा, उससे बात को समझ जाएंगे। देखिए, कल्पना करें a एक सदिश है जिसका परिमाण है 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा बनाई है मैंने a को व्यक्त करने के लिए। अब हम जो सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वो ये है, हम सोच रहे हैं यदि a एक सदिश है जिसका परिमाण है 3 तो 2a क्या चीज है। यदि a को 2 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिला, ये 2a का अर्थ क्या है, मैं बता रहा हूं चित्र के माध्यम से। 2a एक नया सदिश है, a एक दिया हुआ सदिश है, 2 गुना a एक नया सदिश है। इस सदिश की दिशा दिए हुए सदिश a की दिशा में है एवं इस नए सदिश का परिमाण दिए हुए सदिश के परिमाण का दुगना है। अर्थात 2a एक नया सदिश है जिसका परिमाण 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा से व्यक्त होगा। 2a एक नया सदिश है जो a के समानांतर है और जिसका परिमाण a के परिमाण का दुगुना है। तो किसी सदिश को जब हम एक धनात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एक नया सदिश जो दिए हुए सदिश की ही दिशा में है, जो दिए हुए सदिश के समानांतर है। हाँ, नए वाले सदिश का परिमाण अलग होगा, जैसे 2 से गुना किया तो परिमाण दुगुना, अगर 1/2 से गुना किया तो परिमाण आधा। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि यदि मैं इस a को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या प्राप्त होगा, पुनः हमें a की दिशा में एक सदिश प्राप्त होगा जिसकी लंबाई इसकी आधी होगी, 1.5 गुना होगी। एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1.5 होगा जो 1.5 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड से व्यक्त होगा। तो किसी भी सदिश को धनात्मक संख्या से गुना करने का यह अर्थ होता है। यहीं पर हम यह भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी सदिश को, पुनः सदिश a का परिमाण 3, इस सदिश को जब हम एक ऋणात्मक संख्या से गुना करते हैं जैसे -2, सदिश a को यदि हमने ऋणात्मक संख्या -2 से गुना किया, अब क्या प्राप्त होगा, आंसर है पुनः हमें एक नया सदिश प्राप्त होगा, पर इस सदिश की दिशा a के विपरीत होगी। किसी भी सदिश को यदि आपने एक ऋणात्मक संख्या से गुना कर दिया तो नए सदिश की दिशा पहले सदिश के विपरीत होगी, पहली बात। हाँ, इस नए सदिश का परिमाण क्या होगा, -6? नहीं, ये मैं कई बार पिछली कई क्लासेस से कहता आ रहा हूं
किसी भी सदिश का परिमाण तो कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है। यहाँ जो माइनस साइन है, सदिश के नाम में जो ऋण चिन्ह है, वो सिर्फ दिशा सूचक है। यह ऋण चिन्ह सिर्फ यह बता रहा है कि यह विशेष सदिश एक सदिश के विपरीत दिशा में है, दैट्स ऑल। इसका जो परिमाण है वो तो 6 होगा, 3 का दुगना। तो किसी भी सदिश को जब आप धन संख्या से गुना करते हैं तो दिए हुए सदिश की दिशा में एक सदिश प्राप्त होता है, और यदि आप उसे ऋण संख्या से गुना करते हैं तो दिए हुए सदिश के विपरीत दिशा में एक सदिश प्राप्त होता है। दोनों ही दिशाओं में, दोनों ही दशाओं में प्राप्त सदिश का परिमाण वो हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी सदिश का परिमाण हमेशा धनात्मक संख्या होती है। स्टूडेंट्स, इसी बात को मैं अब ऐसे आगे बढ़ाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप प्रश्न का उत्तर दें कि यह एक सदिश है जिसका परिमाण है 3, ठीक। यह एक सदिश है जिसका परिमाण है 3। अब इसी की दिशा में इस दिए हुए सदिश की दिशा में इकाई सदिश को कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे लिखेंगे? सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश लिखें। प्रश्न है, दिए गए सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश बताएं। दिए हुए सदिश की दिशा में इकाई सदिश लिखें। वीडियो पॉज करें, उत्तर दें। बड़ी सरल सी बात है। इस दिशा में एक परिमाण का सदिश चाहिए हमें, कैसे मिलेगा? अभी जो पढ़ाई करी, यदि इस सदिश को हम 1/3 से गुना कर दें, यदि इस सदिश को हम 1/3 से गुना कर दें तो हमें इसी दिशा में एक परिमाण का सदिश प्राप्त होगा। यही है इकाई सदिश। तो सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश का नाम अगर मैं ए कैप रख लूं, दिए हुए सदिश की दिशा में एक परिमाण वाले इकाई सदिश का नाम ए कैप रख लिया, तो ए कैप क्या होगा बताओ? 1/3 इंटू ए। सदिश ए गुना 1/3। अगर इसको थोड़ा जनरल लिख दूं, एक सूत्र जैसा बना दूं, तो ऐसा लिख सकता हूं ना। ये 3 क्या है इस उदाहरण में? यह संख्या 3 क्या है इस उदाहरण में? दिए हुए सदिश का परिमाण। यदि सदिश 4 होता, 4 परिमाण का होता, और इसकी दिशा में एक परिमाण के सदिश को लिखने की आवश्यकता पड़ती। यदि यह सदिश 4 परिमाण का होता और इसकी दिशा में एक परिमाण की सदिश लिखने को कहा जाता, तो कैसे लिखते? हम लिखते 1/4 गुना ए, अर्थात दत्त सदिश, दिया हुआ सदिश ए गुना 1/4। 4 क्या है? दिए हुए सदिश का परिमाण। यहां 3 क्या था? दिए हुए सदिश का परिमाण। तो सूत्र क्या बन गया? किसी भी सदिश ए की दिशा में अगर इकाई सदिश लिखनी हो, इंपॉर्टेंट है, किसी भी सदिश ए की दिशा में इकाई सदिश अगर लिखनी हो तो लिखते कैसे हैं? 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 1/3, 1/4, 1/8, डिपेंडिंग ऑन कि सदिश का परिमाण क्या है। सदिश का परिमाण 3 है तो 1/3, 8 है तो 1/8। इससे गुना करेंगे सदिश ए को। तो हालांकि इसको बोलचाल में लोग ऐसा बोल लेते हैं कि सदिश ए को भाग लगाएंगे सदिश ए के परिमाण से, पर यह कहना उचित नहीं है। सदिशों की बीजगणित में भाग नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, पर ठीक है, याद करने के लिए आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उसी वेक्टर की दिशा में हमें एक परिमाण का सदिश प्राप्त हो जाएगा।
ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं आपसे पूछूं, आप ही से पूछ रहा हूं कि 5 न्यूटन का बल धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, पांच न्यूटन का एक बल धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, इस बल को लिख के बताइए, कैसे लिखेंगे इसे? भौतिकी की भाषा में इस बल को कैसे लिखा जा सकता है? 5 न्यूटन का बल धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में लग रहा है, इस बल को लिखने का कोई तरीका सुझाइए। देखिए, हमने पढ़ा एक्स अक्ष की दिशा में एक परिमाण के किसी सदिश को आई कैप लिखते हैं। आई कैप क्या है? एक परिमाण वाला एक सदिश जिसकी दिशा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में। हमें लिखना क्या है? इसी की दिशा में 5 परिमाण का एक सदिश लिखना है। बिल्कुल इसी की दिशा में इससे 5 गुना बड़ा सदिश लिखना है। तो अभी जो पढ़ाई हमने पढ़ी उस पर आधारित हम तुरंत उत्तर दे सकते हैं कि जो सदिश हमें चाहिए वो एक्चुअली 5 आई कैप नहीं है। थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया लगता है मैंने। जो सदिश हमें चाहिए वो सदिश F, बल F को मैं लिख सकता हूं 5 आई कैप न्यूटन। ऑफ कोर्स ध्यान दो बच्चों, आई कैप एक परिमाण का सदिश है, इससे 5 गुना बड़ा सदिश चाहिए इसी दिशा में, तो इसको 5 से गुना कर दो ना। अभी पढ़ा कि एक सदिश 3 परिमाण का है, इसको अगर 2 से गुना किया तो इसी की दिशा में इससे दुगुना बड़ा सदिश मिलेगा। ये सदिश 1 परिमाण का, इसको 5 से गुना किया तो इसी की दिशा में 5 गुना बड़ा सदिश मिलेगा। तो 5 न्यूटन का बल एक्स अक्ष की दिशा में कैसे लिखेंगे? 5 आई कैप। अब ओरली बताना, मुंह जवानी बताना, 5 न्यूटन का बल वाई अक्ष की दिशा में है तो कैसे लिखेंगे? 5 न्यूटन का बल किसी चीज पर वाई अक्ष की दिशा में लग रहा है, उसे कैसे लिखेंगे? 5 जे कैप। जे कैप एक परिमाण का सदिश है वाई अक्ष की दिशा में, उसका 5 गुना। 10 न्यूटन का बल जेड अक्ष की दिशा में लग रहा है, उसे कैसे लिखेंगे? 10 न्यूटन का बल जेड अक्ष की दिशा में लग रहा है, उसे कैसे व्यक्त करेंगे? 10 के कैप। 10 के कैप। के कैप इकाई सदिश है जेड अक्ष की दिशा में। अब एक बात और बता दो, यदि 5 न्यूटन का बल ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में हो तो उसे कैसे लिखेंगे? 5 न्यूटन का बल ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में हो तो उसे कैसे लिखेंगे? -5 आई कैप। 5 आई कैप यह बल है। इतना ही बड़ा बल अगर विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा? -F, मतलब -5 आई कैप। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश -आई कैप है। ऋणात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 5 न्यूटन के बल को लिखेंगे -5 आई कैप। ऋणात्मक वाई अक्ष की दिशा में 10 न्यूटन के बल को लिखेंगे -10 जे कैप। ऋणात्मक जेड अक्ष की दिशा में 20 न्यूटन के बल को लिखेंगे -20 के कैप। तो यह है इकाई सदिशों का उपयोग। इकाई सदिशों का उपयोग करके हम एक्चुअली डायरेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, हम सदिशों की दिशाओं का ख्याल रख सकते हैं। इसीलिए इकाई सदिश बनाए गए हैं। इनका उपयोग करके हम सदिशों के दिशाओं को अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। अगली क्लास में हम सदिशों के वियोजन के बारे में पढ़ेंगे और एक जनरल, एक सामान्य से सदिश को आई और जे का उपयोग करके कैसे लिखते हैं इसके बारे में सीखेंगे। यह सबसे अहम कड़ी होगी इस पूरे पाठ की। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।